अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। न्यूयॉर्क में बारिश की वजह से मैच जो है कुछ देर ताख़ीर का शिकार हुआ। शाहीन मैदान में उतरने को तैयार हैं। टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है और एक चेंज पाकिस्तान टीम में की गई है। आज़म खान की जगह पर इमाद वसीम को टीम में शामिल किया गया है। ओवरऑल कम्बिनेशन कैसा है, कंडीशंस के वाले से टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला कैसा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सकलेन मुश्ताक साहब, दोनों ही क्रिकेट के बड़े नाम हैं। सकीब भाई, ये बताएं कि ये जो टॉस का जीतना पाकिस्तान के लिए कितना एक पॉजिटिव हमें साइन मिल गया मैच के स्टार्ट से ही, कितनी बड़ी कामयाबी? थोड़ी सी कंडीशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान को एज मिलेगा 5-10%। बाकी ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस ग्राउंड में पहले उतरी नहीं, उनको पता नहीं है यहाँ पार स्कोर क्या है, पिच का बिहेवियर क्या है, आप सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। इंडिया पहले से खेला हुआ है, कंडीशन, ओवरकास्ट, ये सारी चीज़ें, प्लस ये है कि इंडिया को देखेंगे क्या खेलता है, किस तरह खेलता है, थोड़ा सा उसका भी पता चल जाएगा। मेनली ये है कि ओवरकास्ट की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़ टू विन द टॉस। ग्रेट। यासिर भाई, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ टू विन द टॉस। बस एक मुझे थोड़ा सा अभी मैंने सोचा है तो मेरे जहन में है कि बारिश की वजह से आउटफील्ड जो है वो थोड़ी सी गीली हो सकती है, तो बॉल अगर गीला हो गया तो स्विंग जो है वो होना बंद हो जाएगी। आई होप कि ग्राउंड गीला ना हो, क्योंकि वो एडवांटेज है वो शायद हम लूज़ कर जाएं। बट मैच पूरा होना चाहिए। पिचेस पे ही थे, स्क्वायर पे ही थे, पूरा स्क्वायर भी कवर नहीं था, पूरा स्क्वायर पे नजर नहीं आएगा, स्क्वायर पूरा कवर नहीं था, बिल्कुल कवर नहीं था। और बस ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट टॉस टू विन। जो पाकिस्तान जो एक प्रेशर कुकर में था उससे निकला है, और बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बड़ी पॉजिटिव थी। टॉस जीतने के बाद वो बड़ी खुशी उसे फील हो रही थी, जिस तरह हमें यहाँ पे बैठ के खुशी फील हो रही थी। तो आई गेस कि इट विल गो ग्रेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये जो तब्दीली एक की गई है सभी टीम के अंदर, जो आज इमाद वसीम को शामिल किया गया है आज़म खान की जगह पर, एक बैट्समैन को हटा के हमने एक ऑलराउंडर को डाला है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट वो बॉलिंग के अंदर ही हैं इमाद वसीम। कैसी चेंज है ये? वैसे इमाद तो ऑलराउंडर है। मेरा ख्याल है क्योंकि मैं जब हेड कोच था तो मैं एक मैच के बाद चेंज करता नहीं था। मेरी अपनी फ़िलासफ़ी ये थी, बल्कि मैं बाबर को भी यही कहता था, चीफ सेलेक्टर को भी यही कहता था कि आप एक मैच के बाद आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक गेंद अच्छा पड़ सकता है, एक मैच में आप डिसाइड नहीं कर सकते जिस पे आप यकीन कर रहे हैं कि ये मेरा बेस्ट प्लेयर है, टूर्नामेंट के पहले मैच में जा रहा है, और पहले मैच के बाद आप उसको हीरो से ज़ीरो कर दें। ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये मेरी फ़िलासफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह ट्रोलिंग हुई है, आज़म खान के ऊपर बातें चली हैं, और आई थिंक वो, मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस शायद उसका शेक हुआ है। उसका कॉन्फिडेंस जो शेक हुआ वो तो अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हेड कोच का या बैटिंग कोच का भी कॉन्फिडेंस उसके ऊपर शेक कर गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही मैच के बाद जो है वो चेंज कर दिया, इमाद वसीम को लेके आए। इमाद वसीम का रोल और आज़म खान का रोल दोनों डिफरेंट है। बिल्कुल। इमाद वसीम जो है वो उस तरह का पावर हिटर नहीं है। जी हाँ। आज़म खान को एज ए पावर हिटर इंजेक्ट किया था। पावर हिटर को निकाल के आप एक ऑलराउंडर को लेके आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि बॉलिंग के एतबार से भी थोड़ा सा एज दे दे या काम इधर से भी कर दे, और पावर हिटर के एतबार से तो वो नहीं खेलता, वो एंकर रोल लेके जाता है। तो शायद इन्होंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की होगी। लेकिन सर, ये पावर हिटर की जगह पे ऑलराउंडर को डालना, अब ऑलराउंडर अपने वो डाला है कि इमाद वसीम जो है वो नया बॉल अच्छा करता है, नया बॉल अच्छा करता है। नया बॉल करने वाले हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। शाहीन अफरीदी नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, नसीम शाह नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, आमिर नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, इमाद वसीम नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं। तो वो एक बड़ी टफ चॉइस नहीं है कप्तान के लिए, किससे कराएं नया बॉल, और हमें तो मिडल में आके हम फंसते हैं। मेरा ख्याल है इमाद वसीम को नए गेंद पे नहीं लेके आना चाहिए इनको। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं शाहीन और नसीम शाह से ही नया गेंद करवाता, आमिर को बीच में लेके आता। मैं पहले 2 ओवर तो मेरे क्लियर होता कि ये 2 तो ये कर रहे होते, तीसरा चौथा उधर से मैं डिसाइड करता कि वो कौन करने वाला है। अगर विकेट गिरी हुई है तो मैं उसको, इन तीनों बॉलरों को 6 ओवरों के बीच में इस्तेमाल कर लेता। ये जो चार हमारे फास्ट बॉलर हैं, आमिर, हारिस राउफ, शाहीन और नसीम शाह, ये 6 ओवर में इनके अंदर स्प्लिट करता। मगर मैं छठा ओवर जो है, अगर विकेट नहीं गिरती तो ये मेरे लिए बड़ा क्रूशल है। वो मुझे डिसाइड करना था कि ये छठा ओवर कौन करता। प्रॉब्ली मैं शायद छठा ओवर आमिर को देता कि आमिर छठा ओवर करे या नसीम शाह छठा ओवर करे। पहला ओवर शाहीन, दूसरा आमिर, बीच में वो सिचुएशन को देखूंगा, विकेट गिरी नहीं गिरी हुई तो
छठा ओवर या तो नसीम शाह या आमिर, इसको मैं लेके आऊँ। हारिस रऊफ को मैं बीच में पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, छठा ओवर में उससे नहीं करवाऊंगा। अच्छा, आपने ये पावर प्ले के दौरान ही आप कह रहे हैं पावर प्ले की मैं स्ट्रेटजी जो मैं अभी तो दूर बैठा हुआ हूँ, अंदर होता आगे देखता तो फिर मैं जाके उस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ट्वीक करता, बट जो नजर आ रहा है तो मेरी 6 ओवर की जो है ना स्ट्रेटजी ये होती, और इसी पे हमारा पूरा मैच आगे डिपेंड भी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ले लेते हैं तो मैच हमारे हाथ में। पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एतबार से भी और हमारे एतबार से भी। अगर हम लोग ऊपर से 1-2 विकेट लेते हैं, जो कि शाहीन हमेशा से ऊपर से 1-2 विकेट लेके देता है, इवन नसीम शाह भी जो है वो करता है, तो अगर 1-2 विकेट पावर प्ले में तीसरे चौथे ओवर से पहले 2 विकेटें गिरती हैं तो फिर तो छठा ओवर जो है, जो आखिरी पावर प्ले का ओवर है, उसमें मैं जो है वो किसी और पे भी एतबार कर सकूंगा, बट इसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। अगर विकेट नहीं गिरती तो छठा ओवर कौन करेगा, क्योंकि इंडिया छठे ओवर को मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। यासिर भाई, ये जो चेंज है इमाद वसीम को लेकर आना आजम खान की जगह पर, एक तो उससे लग ये रहा है कि ये जो सोशल मीडिया को बड़ा फॉलो किया जा रहा है टीम की तरफ से, हालांकि नहीं करना चाहिए। सकी भाई इस पर बेहतर बात कर सकते हैं कि इन चीज़ों से बिल्कुल टीम को अलग रखा जाता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लेयर को अपने कॉन्फिडेंस देना होता है, उसे अपने एक स्पेस देनी, भाई आप अपना गेम खेलो और उसके बाद आप रिलैक्स करो। तो काफ़ी सीरियसली ले लिया उन्होंने इसको, ट्रोलिंग को, प्रेशर को, और उसी प्रेशर में ही लगता है आज उन्होंने बाहर कर दिया है आजम खान को और इमाद वसीम को लेकर आए। ये रोल दोनों के बड़े डिफरेंट है। देखिए, मुझे ये लगता है कि आजम खान की जो चेंज है, एक तो उसकी फॉर्म, रिसेंट फॉर्म, और दूसरा वो ऑब्वियसली देखें, कप्तान जब आपको खिलाता है, एक रोल में खिलाता है, तो वो चाहता है कि कुछ करे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं किया ना, कुछ थोड़ा सा किया होता, कुछ होता तो वो कहता है यार नहीं यार चलो, बेचारा वो जाके पहली बॉल पे आउट होके आना, तो वो ये होता है कि टीम प्रेशर में आ जाती है। इस वक्त कोई मसला नहीं। कल मैंने देखा आजम खान को, जब ही इज़ यंग, इंशाल्लाह वापस आएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन इमाद का ये है एक फ़ायदा है हमें कि वो PSL में भी हमने देखा है कि यार वो एंकर का रोल बहुत अच्छा करता है और गेम फिनिश बहुत अच्छी करता है। इस पिच पे हमने कोई 200 रन नहीं करने, ये पिच 150 to 160 की पिच है। बट ये है कि चले, अब तो टीम अनाउंस हो गई है ना, अब हमने इस स्ट्रेटजी को देखना है कि कैसी है, ये हमारे लिए कैसी होगी। एक पावर हिटर की जगह पर एक ऑलराउंडर को लेकर आना, ये चेंज जो है, अपने एक पावर हिटर आपने कम कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लंबा चलाने वाली एक अपने वो स्ट्रेटजी है कि देखिए, इमाद वसीम तो ऑलरेडी टीम में था ना। वो तो ये नहीं था कि वो परफॉर्मेंस से बाहर था, वो तो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है, उसने तो टीम में आना ही था। अगर आजम की जगह ना आता, उस्मान की जगह आता, ठीक है। लेकिन आजम का ये है कि आजम, नथिंग अगेंस्ट हिम, वो उसमें माशाल्लाह पोटेंशियल है और ही इज़ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा फ्यूचर में वो अच्छा खेलेगा, अपनी जो गलतियां उन पे वर्क करके आएगा, दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैच जिताएगा। 2 साल बाद फिर वर्ल्ड कप है। अभी उसकी एज क्या है, 22 साल का है वो, 21-22 साल का या 23 का होगा, तो 35 साल तक वो खेल सकता है 40 तक खेल सकता है, हिम्मत करे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अभी मेरे ख्याल से जो रोल हम इमाद वसीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो रोल ऑलरेडी शादाब खान प्ले कर रहे हैं टीम, लेकिन हमें उस रोल की और भी ज़रूरत है। ये न्यूयॉर्क की पिच है, आपके सामने है, इसमें पिछला मैच, पहला मैच कैसा था, दूसरा कैसा था, अब आप वो भी देखें ना, कंडीशंस भी तो देखें। हम कहाँ खेल रहे हैं, आप हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज होते हैं। ये कोई 200 वाला पिच नहीं है जहाँ पे आजम खान को 5 ओवर मिलेंगे और वो आखिरी 5 ओवरों में 50 करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो 20वें ओवर तक जाना है, हमने डीप खेलना है। 150 शायद करे इंडिया या 160 करे, तो उसको हमने चेज़ करना है, तरीके से चेज़ करना है। बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए कितना आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये सेफ टोटल होगा? देखिए, मेरे ख्याल से इस कंडीशंस में और इस सिचुएशन में और इस वेन्यू पे 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इंडिया को। सही। सकी भाई, कितना होना चाहिए मान लीजिए सेफ टोटल कितना है? देखिए, मैं पहला ओवर देखूंगा तो फिर ही बताऊंगा, क्योंकि इट्स अ न्यू पिच, हमें पता नहीं है इसके ऊपर पार स्कोर क्या है, तो बगैर कुछ देखे हुए मैं प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। अगर बिल्कुल फ्लैट विकेट है, क्योंकि तो फिर तो 160-170 के ऊपर भी जा सकता है, बट आई थिंक लेट्स सी फर्स्ट ओवर क्या है। बाकी जो आजम की बात हो रही थी, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो हेड कोच का और बैटिंग कोच का होगा कि यू नेवर नो, आगे जाते हुए अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते और आगे हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि इस वक्त पहला बॉल मैच का होने जा रहा है और पाकिस्तानी जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो अपना स्टार्ट ले चुके हैं और पहला बॉल वो करने जा रहे हैं इस बड़े मैच का। भारत की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कप्तान हैं इंडियन टीम के, वो फेस कर रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं
और बड़ा मैच है, बड़ा दिन है दोनों टीम्स के लिए। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतना, टूर्नामेंट में अपना सफ़र आगे जारी रखने के लिए, चूँकि पहला मैच हारने के बाद पॉइंट्स हमारे 2 यकीनी जो थे वो ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन उसको कम बैक करने के लिए, टूर्नामेंट में वापस रहने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान आज का मैच ज़रूर जीते। और शाहीन अफरीदी इस वक्त अपना मार्क जो है उनका रनअप का उस पर आ चुके हैं। यासिर भाई आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ खाली एक झलक दिखा दे, मैं आपको वैसी एक अपनी फीलिंग बता दूंगा कि पिच कैसा खेलेगी। ये भी वो झलक आ रही है, बिल्कुल टीवी पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने आपके नजर आ रहा है कि भाई व्हाट यू थिंक? मुझे तो लग रहा है कि अलरी ऑन होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे जी, हमारे तो चारों स्विंग होता रहे, जब हमारी बॉलिंग हो, स्पिनर आए तो टर्न शुरू हो जाए। सकी भाई पहला ओवर आपने देखा, क्या लग रहा है कि पार स्कोर क्या होना चाहिए? देखिए गेंद स्विंग वगैरह नहीं हुआ, पेस उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है कि गेंद जो है वो कीपर जो है वो चस्ट हाइट पे गेंद पकड़ रहा हो, ना स्विंग मिला है ना इतना बाउंस कैरी मिला है। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि 180 प्लस, मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा को आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछले कोई 1.5-2 सालों से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाता है और इसका स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो मुझे जो ये इस ओवर के साथ तो मुझे यही लगा है कि जिस तरह का गेंद जो है आउटफील्ड स्लो है, दैट्स द अनदर एडवांटेज बॉलर्स को मिलेगा कि इतना चौके इतने नहीं लगेंगे। बट आई थिंक मुझे 180 का लग रहा है कि 180 पास स्कोर। नहीं 180 के, सॉरी सकलैन भाई, लेकिन मुझे 180 नहीं लग रहा, मुझे 150 तक लग रहा है, क्योंकि आउटफील्ड बहुत स्लो है। जब तक छक्का नहीं लगेगा उस वक्त तक नहीं होगा। जो रिलीज शॉट है ना, फिर से बारिश शुरू हो गई जी, और ये एक बुरी खबर है पाकिस्तानी और भारत क्रिकेट शौकीन के लिए कि बारिश ने फिर बीच में अपनी एंट्री डाली है इस मैच के अंदर। बहरहाल ओवर्स कम अगर नहीं होते तो फिर तो 180 और आप कह रहे हैं 150 जो है वो एक जाएगा पास। यासिर की अपनी राय, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, दोनों में से कोई भी राय हो सकती है। 2-4 विकेटें गिरे ठक 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 करके तो 150 क्या 130 140 भी हो सकता है। अगर विकेटें ना गिरे तो ये 200 तक भी जा सकता है, बट हम अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। ये बारिश की वजह से ये रहती है अगर 15-20 मिनट तो ओवर्स कम होने का भी इसमें खर्चा है। हाँ, इसका कोई टाइम होता है, ये टाइम वगैरह वो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर ग्राउंड्समैन जो है ना, जब बारिश होती है तो ग्राउंड्समैन जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल कर लेते हैं। जब तक वो हैंड ओवर नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो मैच शुरू हो नहीं सकता। उसके बाद जाके मैच रेफरी जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं कितनी हैवी बारिश हुई, ड्रिजल थी या हैवी बारिश थी, स्ट्रेट अवे शुरू होना है, आधे घंटे के बाद शुरू होना है, तो फिर जाके पता चलता है। इट्स वैसे क्वाइट बोरिंग चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ओवर कम अगर होते हैं तो उसका नुकसान या फ़ायदा किसको है? मेरा ख्याल है छोटी अगर गेम हो जाती है तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है, अगर छोटी हो जाती है और हमारे पास हदफ सामने आ जाएगा कि कितना हदफ करना है, छोटा हो जाएगा मैच तो हमें फ़ायदा होगा। बट देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल, अभी हल्की ड्रिजल हो रही है, 20% बारिश के चांसेस थे, ऐसे ही है। तो आई थिंक ये जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओवर्स कटेंगे, कुछ ऐसा नहीं। ओवर अगर कटते हैं तो नुकसान अभी मेरे ख्याल से बारिश जो है वो ड्रिजल है, देखते हैं ओवर कटते हैं तो नुकसान किसको होता है, फ़ायदा किसको होता है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी तो अब ये है कि बहरहाल उम्मीद ये है कि ये मैच शुरू हो फौरी तौर पर और पाकिस्तान ये मैच लाजमन आज जीते। इसी पे इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और यह भी आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि सियासी सूरत हाल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक तजस्सुस पाया जाता है कि क्या होने जा रहा आने वाले दिनों में। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
मुल्क के नाज़रीन, जिस तरह पाक भारत मैच में बादल छा गए अचानक से, इस तरह से पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी गैर यकीनी के बादल छाए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की वजह से इशारे देना शुरू कर दिए। कल अलीमीन गंडापुर इस्वात जलसे में बड़ा वाज़ेह इशारा दिया कि हम इस्लामाबाद की तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द। जब आएंगे तो ये हुकूमत यहाँ से भाग जाएगी, ये सब लोग इस्लामाबाद से भाग जाएंगे। कब तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा, बात करेंगे पाकिस्तान के रहनुमा शुएब शाहीन साहब से। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं, कल जलसे में इस्लामाबाद के अलीमीन गंडापुर ने कहा जी कि हम जब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो उससे पहले ही ये लोग भाग जाएंगे, तो कब आ रहे हैं आप लोग इस्लामाबाद की तरफ और क्या प्लान्स, क्या है, कोई लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, धरना होगा, क्या होगा? देखिए, जल्दी ये इसका फाइनल फैसला या इमरान खान साहब खुद करेंगे या हमारी कोर कमेटी या जो पॉलिटिकल कमेटी है वो करेगी। तो मगर इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस मौजूदा कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ शदीद नफरत है और ये हकीकी नुमाइंदगी नहीं करते। ये डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद की सीटों से लेकर आप कराची तक चले जाएं, ये सारे 17 सीटों वालों को शहबाज शरीफ को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। और जिस तरह फ्रॉड के ज़रिए और धांधली के ज़रिए और फोर्जरी के ज़रिए ये वजूद में आए हैं, उसकी एक मिसाल आपने देख ली कि अगर ये सच्चे होते तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने देते। इसमें इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। ऑर्डिनेंस जिस तरह इन्होंने आखिरी दिनों में जारी किया कि जनाब रिटायर्ड जजेस को लगा सकते हैं और उसके लिए चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन। शेख साहब, कब ये लॉन्ग मार्च हो रहा है? ईद के बाद कर रहे हैं या ये बजट के फौरन बाद? कब तक का प्लान है? मेरा ख्याल है कि जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये बजट और ईद दोनों चूँकि साथ साथ आ गए हैं, इसके बाद प्रेफरेबली विद इन ए मंथ और टू ज़्यादा इम्कान ये है कि इन्हीं दिनों में होगी। लेकिन बहरहाल अभी उसके ऊपर कंसल्टेशन जारी है और मैं ये समझता हूँ कि ये कठपुतली ज़्यादा अरसे के लिए हुक्मरानी में नहीं रह सकेंगे और जिस तरह ये फोर्ज और जाली मुकदमात बना रहे हैं, इनके आखिरी दिन इनको खुद को नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान के खिलाफ भी अब आखिरी केस जो इद्दत केस रह गया है और मजीद जो केसेस बनने की बनाने की इन्हीं से मतलब है कि अगस्त में फिर ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जिसकी तरीके से आप बात करी, तैयारी कर रही है। जी, आप तस्वर कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन लोगों को भगाने में और इन लोगों के खिलाफ एक सही जहत में मूवमेंट चलाने में। मेरा ख्याल है सारे स्टेक होल्डर्स जो हमारे साथ मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हैं, हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि ये अब टाइम आ गया है कि ये लोग निकलेंगे और हमारे पूरे कारकुनान, हमारे लोग बाहर आएंगे और इंशाल्लाह ये पंजाब भी निकलेगा, केपी भी निकलेगा। सर, ये मूवमेंट की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि पार्टी के अंदर कम से कम इत्तेहाद हो। आपके रैंक एंड फाइल में आपकी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, हर कोई एक दूसरे की टांगें खींचने में लगा है, तो इसी ये चीज़ गवर्नमेंट को एतमाद देती है कि कम से कम तहरीक इंसाफ से में खतरा नहीं हो सकता। ये अपने लिए खुद ही खतरा बने हुए हैं। नहीं, हमें हमारे दरमियान कोई ग्रुप बंदी नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक चाल और साजिश होती है कि हमारे दरमियान किसी एक आध बंदे से स्टेटमेंट करा के और उसको बुनियाद बना करके मीडिया में उछाला जाए और उसको रीज़न बनाया जाए कि देखो जी इनके यहाँ बड़े धड़े बंदी है और इनके यहाँ बड़े इख्तलाफात हैं। आप तो वो क्या कहते हैं, किश्ती में छेद हो जाए तो लोग खुद ही छलांगे लगाया करते हैं। आज आप किसकी बात कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब? ये कौन है जो आपकी पार्टी में होते हुए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बयानात देता है पार्टी के अंदर फूट डालने के लिए? कौन है ये बंदा? नहीं, मैं ये एडमिट नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि वो उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा कोई हो जाए कि हम कोई बयान उठाएं और उसको रीज़न बनाएं और ताकि और शो कर सकें कि जनाब इनके यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हालांकि ऐसा नहीं सर, आपने अभी खुद तो बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी पार्टी में कुछ बंदों से ये बयान दिलवा के पार्टी में फूट दिलवाती है। आपने खुद एडमिट किया इस बात को कि हैं ऐसे लोग आपकी पार्टी के अंदर। समर साहब, मैं एक बात कहूँगा, लीडर हमारा एक ही है, वो है इमरान खान। हम सब उसके वर्कर और सिपाही हैं। हमारे दरमियान कुछ छोटा मोटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मैं कहता हूँ, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी अच्छी काज के लिए हो सकता है। मगर कोई भी शख्स जो इमरान खान के साथ चलने को तैयार है और इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करता है, मैं ये समझता हूँ कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख ही नहीं सकता। इसके बावजूद जो डिफरेंस रखेगा, इसका मतलब है कि वो फिर पार्टी के साथ लॉयल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं और किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई में रहते हुए कोई इमरान खान के विजन के खिलाफ चल सके। जो बहुत सारे लोग थे 9 मई के बाद वो आए और हवा का हिस्सा बने और वो गायब हो गए। आज भी वो एक खातून, निहत्ती खवातीन को देख लें, सनम जावेद हो, आलिया हो और डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, इन लोगों के किरदार देखें, मियां महमूद रशीद को देखें,
वो गवर्नर साहब चीमा देखें और एजाज साहब को देखें, किस तरह के लोग, उन्हें इबाद फारूक को देखें, हसन न्याजी देखें, किस तरह के करैक्टर वाले लोग हैं जो आज खड़े हैं और जितनी मुश्किलात वो झेल रहे हैं। हार्ट अटैक्स को होते हैं या उनकी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, एक दिन बाद उनको उठा के ले जाया जाता है। जिस तरह के जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल उनके ऊपर। शेख शाहीन साहब ये बताएं कि खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के दौरान ये कहा था कि हमारे 2 केसेस हैं, उनकी जल्द हेयरिंग होनी चाहिए। एक उन्होंने बात की थी 8 फरवरी के इंतखाबात की, और दूसरा उन्होंने बात की थी तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों के वाले से, ह्यूमन राइट्स के वाले से। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हामिद खान साहब अगर आपके वकील है तो वो सीनियर लॉयर, उन्हें पता है कि जल्द पटिशन कैसे लगती है, तो कब आप अर्ली हेयरिंग की दरखास्त दे रहे हैं? वो दरखास्त जब तक आप देंगे नहीं, सिर्फ कहने से तो आपका केस जल्दी फिक्स नहीं होगा। जी, अर्ली हियरिंग इंशाल्लाह मेरा कल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कल अर्ली हियरिंग जमा हो रही है और उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह करे जल्दी लग जाएं, चूँकि नेचुरली वो 8 फरवरी के हवाले से 184(3) की पटिशन है और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मेरा केस है और मुझे उसका पूरा पता है सारा केस को, लेकिन अभी तक लगाया नहीं है और ना ही हमें पता किया है। और हमने उससे पहले उसकी कोशिश भी की थी कि उसको फिक्स कराने की, और जो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का है, अभी तक उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और वो मिलिट्री ट्रायल के साथ कई दफ़ा चलता भी रहा। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको आप नंबर लगाएं और इसको फिक्स करें, मगर वो नहीं लगाई गई और उसको फिक्स नहीं की गई। उसमें मैं भी वकील हूँ और हामिद खान साहब भी। तो शेख साहब ये बताएं कि ये जो खान साहब ने के केसेस की अगर हम बात करें तो एक केस उनका रह गया है इद्दत में निकाह केस वाला, जिसमें उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म होना बाकी है, बाकी केसेस में हो चुकी है। लेकिन असल सवाल यहाँ पे यही आता है कि उनकी रिहाई क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो तो केस पे केस बनाते जा रहे हैं और इत्तला तो यही आ रही है गवर्नमेंट की साइड से कि वो साल तक कम से कम मजीद अंदर रखने का प्लान है। नहीं, ये तो 35 साल की सजा सुना के बैठे हुए थे ना 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी से 3 दिन पहले तक 35 साल की सजा सुनाई हुई थी। क्या हुआ? महीना 2 महीने 4 महीने गुजरे ना, सारे केस खत्म हो गए। तो अब आगे भी देखिएगा, इनके पांव उखड़ चुके हैं, इनके पास कुछ भी बाकी नहीं है, सिर्फ झूठ का सहारा है। और कितने दिन ये झूठ का सहारा ले पाते हैं सिर्फ ये डिपेंड करता है। इसमें 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। इंशाअल्लाह हक सच की फतह होगी और इनको पाँव भी पड़ना पड़ेगा, इनको अपने किए गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और तब जाकर के इनको माफ़ी मिलेगी, क्योंकि इमरान खान फतह मक्का पे यकीन रखने वाला शख्स है। सही है, वो अपनी ज़ात को सामने नहीं रखेगा, इनको ज़रूर माफ़ कर देगा। मगर जिन्होंने रियासत के साथ जुल्म किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे कि आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त उम्मीदें भी पीपल्स पार्टी पे आपकी सारी लगी हुई हैं, तहरीक आप चलाने जा रहे हैं, हुकूमत गिराने के लिए उम्मीदें आपकी पीपल्स पार्टी पे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी से आप अगर आप उम्मीद लगा के बैठे जो गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव है, तो फिर तो आप सुलह कर लें गवर्नमेंट के साथ। फिर हम किसी डाकू पे यकीन नहीं रखते, हम अवाम पे यकीन रखते हैं। हमें पता है अवाम उठेगी, निकलेगी, इनको उठा करके बाहर फेंकेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इन डाकुओं के साथ हमने इन पे यकीन होता तो हम इनके साथ मिलकर हुकूमत आपके पार्टी चेयरमैन कहते हैं, आपके पार्टी कह रहे हैं, शुएब शाहीन साहब, खान साहब कह रहे हैं जेल से बैठ के कि मुझे ये उम्मीद है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ईद के बाद, सॉरी बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। तो ये बाय द वे जरा ये बता दें कि ये कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास या किसी ने कोई इशारा दिया पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी बजट के बाद, या कोई आपके राब्ते में पीपल्स पार्टी के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारा पूरा। देखें, इस वक्त मुझे एक बात बताएं, मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा जो इक़्तिदार के बगैर आज तक किसी हुकूमत में सिवाय हमारे वो जो 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था उसमें नहीं थे, हमेशा रहे। लोग अब अवाम की नफ्स देख रहे हैं, हवा का रुख देख रहे हैं। लोगों को पता है कि जो इस कश्ती में सवार होगा वो हमेशा के लिए वो डूब जाना है उसने। वो जो नवाज शरीफ की कश्ती थी वो आज तबाह बर्बाद। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। मैं अपना कीमती वक्त नाज़रीन प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट की और सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है कि एक फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। पंजाब में हत्या के ज़रिए कानून आ गया है। सोशल मीडिया के बारे से आने वाले दिन बड़े मुश्किल होंगे, कैसे होंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए हुकूमत किसी हद तक भी जाने को तैयार है। पहले पंजाब में हत्या के ज़द कानून की तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए हुकूमत किसी हद तक भी जाने को तैयार है। पहले पंजाब में हत्या के ज़द कानून की रात अंधेरे में मंजूरी और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की तैयारी, यानी आज़ादी इज़हार को
कदम भरने वाली सरकार तनकीदी और मुखालिफाना मौक़िफ़ को बर्दाश्त बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। अगर पहले पंजाब में मंजूर होने वाले हद तक कानून की बात की जाए तो इस मामले में पीपल्स पार्टी के किरदार पर भी संजीदा सवालात उठ रहे हैं। जब पंजाब हुकूमत इस बिल को मंजूर-ए-आम पर लाई थी तो पीपल्स पार्टी ने बबांग दोहल इसकी मुखालफत की थी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने तो फौरी नजरसानी का मशवरा दिया था। लेकिन उनके दुबई जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद ने इस बिल की मंजूरी के दस्तखत कर डाले, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को भी इस बिल की मुखालफत से मुतालिक दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। गो क्या पीपल्स पार्टी डैमेज कंट्रोल पॉलिसी अपनाते हुए इस बिल को मंजूरी से खुद को बरी जिम्मा करार दे रही है और दुबई ही में मौजूद गवर्नर पंजाब मौक़िफ़ में एक बार फिर बिल की मुखालफत की राय दी है। असेंबली में जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस थे वो वहां मौजूद नहीं थे, वो नहीं गए। पीपल्स पार्टी ने एक किस्म से उस बिल का बाइकाट किया। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए। आज तक भी पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा उस बिल में शामिल नहीं। तमाम सियासत समझने वाले और हुकूमती मुखालिफ बिलखुसूस तहरीक इंसाफ इसको भी पीपल्स पार्टी की जानिब से सिर्फ फेस सेविंग का बयानिया तस्वर कर रहे हैं। साथ ही इस मामले पर एक और कानूनी महाज खड़ा होने लगा है जब इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी जानिब साथी तंजीमों ने भी हद तक इज़्ज़त बिल को के कानून के नफाज पर तमाम असम्बलियों, हुकूमती तकरीबात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वफाकी और सूबाई बजट के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। जबकि सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ ने इस कानून को नाकाबिल कबूल काला कानून करार देते हुए सियासी, पार्लिमानी और अदालती सतह पर भरपूर मुदावत का ऐलान कर दिया है। सूबाई असम्बली में मंजूर होने वाले हद तक इज़्ज़त बिल 2024 के तहत टीवी चैनल और अखबारात के अलावा फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा कि सुनने के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 180 दिन में फैसले के पाबंद होंगे। एक तरफ इस मामले पर हुकूमत की कई सतह का चैलेंज दरपेश है तो दूसरी जानिब विफाक पूरे के पूरे सोशल मीडिया के दरपे हो गया है और इंतहाई सतह तक जाते हुए हुकूमत ने सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए नई और सख्त कदमों की तैयारी शुरू कर दी है। इस मुतालिक सीनियर साफी उमर चीमा की खबर में यह इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत ने चाइना मॉडल की पैरवी करते हुए फेसबुक, एक्स, यूट्यूब को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट कंपनीज में फायरवॉल लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। खबर के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों में एक कौमी फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि नापसंदीदा मवाद को वसी तर इंटरनेट सार्फिन तक पहुँचने से रोका जा सके। इसके अलावा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN के गलत इस्तेमाल को रोकने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि हुकूमत इस बात को लाजमी करार दे सकती है कि VPN के इस्तेमाल से कबल ही PTA को आगाह किया जाए, वरना गलत खिलाफवर्जी करने वाले मुश्किल का सामना कर सकते हैं। खबर में मजीद इंकशाफ हुआ है कि यह फायरवॉल खरीदा जा चुका है और अब इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसे सिर्फ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ताहम यह नया कौमी फायरवॉल अब मुकामात की निशानदेही भी कर सकेगा जहां से प्रोपेगेंडे का मवाद शुरू हो रहा है और साथ ही इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकेगा या फिर उस तक रसाई महदूद कर दी जाएगी। यह फायरवॉल फिल्टर्स फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए होगा। याद रहे कि आजकल भी मुल्क में मुतअद्दिद माह से एक्स पर पाबंदी आयद है, जिसके बायस एक्स का इस्तेमाल 4.5 मिलियन से कम होकर 2.4 मिलियन सार्फिन तक महदूद हो गया है। गो के पाकिस्तान में भी फायरवॉल कोई नई चीज़ नहीं, सरकारी इदारे वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम अब इसके इस्तेमाल का दायरा वसी होगा। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब ने, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइए, ये जो एक नेशनल फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है, ये बताइएगा कि जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना होगा अपने कंटेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको डिसेमिनेट करने में, लोगों तक पहुंचाने में? थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी फायरवॉल सिस्टम वगैरह जो होते हैं तो इंस्टॉल किए जाते हैं वो किसी न किसी ख़ास टारगेट के ऊपर ही बनते हैं। या तो आप एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उनको रोकने के लिए ये यूज़ होते हैं फायरवॉल्स, इसमें वायरसेस होते हैं और किस्म के अटैक्स वगैरह होते हैं। और अब जो मॉडर्न एरा है इसमें क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट्स की अपनी भी प्रायोरिटीज़ होती हैं जिसमें पॉलिटिकल बेस होता है और फिर नेशनल इंटरेस्ट भी होता है उसमें। तो फायरवॉल की बजाय एक और नाम फिल्टर भी कहा जाता है इसको, नेशनल फिल्टर के तौर पे। जो तो ये नेशनल फायरवॉल जो है वैसे तो ये कॉमन है, इस तरह की गवर्नमेंट्स के पास पहले से ही चीज़ें मौजूद होती हैं कि जो वो
इलीगली या अपनी अथॉरिटी के थ्रू वो यूज कर देती हैं, जिसमें नॉर्मली इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना वो इसको यूज करती हैं। लेकिन जैसे अगर आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना मॉडल में, और फिर हमारे पास जो नॉर्थ कोरिया है उसका मॉडल है, इसके अलावा एक दो और कंट्रीज हैं जो अथॉरिटेरियन ज़्यादातर कंसिडर किए जाते हैं, डेमोक्रेसी की तरफ नहीं। तो उसमें बेसिकली अगर हम सिस्टम वाइज लॉ के मुताबिक देखें तो ये तो टोटली वायोलेशन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और इसमें तो यानी कि ये तो अलाउ भी नहीं होता जब तक कि कोई एक डेमोक्रेटिकली पूरी कौम सर ये जी हाँ बिल्कुल। अब मुझे सर समझाइएगा कि कैसे ये ऑपरेट करेगा फायरवॉल, और ज़ाहिर है सोशल मीडिया सार्फिन इस पे काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है कि क्या होगा। ज़रा बताइएगा कि इसका मकसद यानी कि तो आपने बता दिया क्या होता है, लेकिन ये कि इससे कैसे ये अफेक्ट करेगा सोशल मीडिया को पाकिस्तान में। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि फायरवॉल जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये सोशल मीडिया वगैरह इनको या कोई अपनी अथॉरिटेरियन के लिए काम आता है। तो जो अभी ये फायरवॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, पहले ही काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, एक्ट सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन है और इंटरनेट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, तो ये इतना कामयाब तो वैसे होगा नहीं। लेकिन उसकी कामयाबी की वजह ना होने की वजह ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही बहुत वीक है। हम 3G 4G 5G के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, लेकिन हम सर्विसेज रन कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं। दूसरा, लोग VPNs वगैरह यूज कर रहे हैं और बहुत से ऐसे VPNs मौजूद हैं जो फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन वो स्पीड, वो चीज़ें बिल्कुल वो नहीं रहेंगी, हर चीज़ स्लो डाउन हो जाएगी। और जो हमारा पूरी दुनिया एक चीज़ पे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रही है और उसके लिए सबसे जो बेसिक बैकबोन है वो फ्री इंटरनेट है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल ना सोचे कि ये वो चलेगा। फिर दूसरी चीज़ कैसे शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये IP बेस पे होता है, फिर पैकेट्स वगैरह उनकी बेस पे होता है, फिर ये इस तरह DNS और इस तरह की बेस पे ये ना ब्लॉकेज करते हैं इंटरनेट को। लेकिन उस पे लोगों का VPNs जो इलीगल VPNs हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, वो यूज होना शुरू हो जाएंगे। एक दो तो ये थ्रेट हो गया। तीसरा बड़ा थ्रेट ये है जो कि पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है, जिसको कहते हैं डिजिटल आइडेंटिटी थ्रेफ्ट। तो डिजिटल आइडेंटिटी थ्रेफ्ट जो है बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पूरी दुनिया में, जो कि आपको डिप्लोमेटिकली जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके हर चीज़ को, जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो अंदर आते हैं कि यानी कि उनके मोबाइल्स की जो ईच बिट है उसको मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे, तो एक तो वो वायोलेशन होगी। दूसरी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं है जो लीक ना हुआ हो, जो हैक ना हुआ हो। आपके पास सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बायोमेट्रिक्स है पाकिस्तान का, नादरा का है, वो इतनी दफा हैक हो चुका है। तो उससे ये है कि जितना भी उन्होंने कलेक्शन ऑफ डाटा किया हुआ है वो डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज हो रहा है। तो ये ज़्यादा मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि एक तो VPN जो है वो काम करेगा, यानी VPN के जरिए आप बाईपास कर सकते हैं इसको आराम से, और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या इस फायरवॉल के आने से मतलब किसी कोई YouTube है, कोई YouTube चैनल है किसी का, उसकी क्या रीच महदूद अगर कोई करना चाहे तो वो कम कर सकता है? ट्विटर की हो गई, फेसबुक की हो गई, बाकी ऐप्स की, यानी किसी अकाउंट की अगर रीच महदूद करनी है लोगों तक तो उस रीच को महदूद किया जा सकता है? जी, वो बेसिकली रीच महदूद हो जाएगी। ये दूसरी जो हर चीज स्लो डाउन हो जाएगी। तो जब आपकी चीजें ही स्लो डाउन, जो आप चीज अपलोड करना चाह रहे हैं और लोगों तक वो बहुत मुश्किल से पहुंच रही हैं, और फिर आपको नहीं पता कि हर बंदा VPN यूज कर रहा है या जो आगे दिखने वाले हैं वो VPN यूज नहीं कर रहे, तो आपकी रीच तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो टोटली जो है वो एक्सेसिबल होंगे, लेकिन लोकली तो स्पीड टोटली हो जाएगी। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि जो सेपरेटली जो है ना इसको हम स्पीड डाउन कर दें और बाकी जो गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं या बिजनेस कम्युनिटी काम कर रही है वो कल चलेगी, वो सब जो है ना शट डाउन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आपने गुफ्तगू रहा कि ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब की जो नेशनल फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा
सोशल मीडिया सार्फिन को कीमती वक्त दिया था। जिन्हें आपकी गुफ्तगू रजा की जवाहरुल्ला मिर्ज़ा साहब की जो नेशनल फायर वॉल इंस्टॉल किया जा रहा है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा सोशल मीडिया सार्फिन को, इसी पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।